अच्छा बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? तो हमने अपनी पिछली क्लास में फ्रिक्शन के बारे में जाना था ना, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। और अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां पे जाके देख लेना। ठीक है, तो अब तो आपको पता ही चल गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। और इसमें क्या समझेंगे? इसमें समझेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर रोलिंग फ्रिक्शन और लास्ट में फ्लूइड फ्रिक्शन। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम जानेंगे इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट इज फ्रिक्शन। जैसे हमने पिछली क्लास में समझा था कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज जब मूव करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसके अपोजिट में एक फोर्स लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन, है ना। उसे तो फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में अपने पहले की क्लासेस में आपको पढ़ाया है, तो आप देख लेना। ठीक, तो अब हम सबसे पहले समझते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है ना। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक, है ना। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन, स्टैटिक माने रुकी हुई कंडीशन में, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी रुकी हुई कंडीशन में होता है और मूव करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है, मतलब उस समय जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा डिटेल में और इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि मान लो हमने एक बहुत हैवी बॉक्स लिया, ठीक है, हमने एक बहुत हैवी बॉक्स लिया और उसको क्या किया, हम इधर से उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हम किसी चीज को पुश करते हैं या कोई चीज मूव करती है तो उसके अपोजिट क्या होता है? एक फोर्स लगता है, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो अभी ये क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और हम इसे क्या कर रहे हैं? पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लो हमने इस पे लगाया 1 न्यूटन फोर्स। ठीक, 1 न्यूटन इसलिए कि फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं? फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। ठीक है, तो हमने से सपोज हमने 1 न्यूटन फोर्स इस बॉक्स के ऊपर लगाया इसको पुश करने के लिए। ठीक, लेकिन हमने जब उतना फोर्स इस पे लगाया तो ये बॉक्स जो है वो मूव नहीं किया। ठीक, तो ये हमने कोशिश की लेकिन जो बॉक्स था वो अपनी जगह से नहीं हिला। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अपोजिट डायरेक्शन से भी एक फोर्स लग रहा था इक्वल अमाउंट का, मतलब 1 न्यूटन का। 1 न्यूटन का फोर्स हमने इधर से अप्लाई किया और इधर से भी 1 न्यूटन का फोर्स लगा, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसकी वजह से मान लो ये फोर्स है F1 और ये वाला फोर्स क्या हो गया? F2। तो ये दोनों जब इक्वल हैं तो इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। तो इसलिए क्या हुआ? बॉक्स जो था वो आगे मूव नहीं हुआ, है ना। फिर हमने क्या किया? फिर हमने थोड़ा सा और ज्यादा फोर्स लगाया, मतलब हमने यहाँ पर क्या किया? 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। हमने क्या किया? यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो जब हमने यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या हुआ? वहां से जो फ्रिक्शनल फोर्स था, जो स्टैटिक फ्रिक्शन था, वो भी कितना हो गया? वो भी 2 न्यूटन का हो गया। वो कितने का हो गया? वो भी 2 न्यूटन का हो गया। फिर बैलेंस हो गया और फिर बॉक्स जो था वो आगे नहीं बढ़ा, मूव नहीं किया। तो इसी तरीके से जब हम धीरे धीरे बढ़ाते गए, इधर से फोर्स हम बढ़ाते गए, हमने 2 न्यूटन किया, फिर 3 न्यूटन किया और फाइनली जब हमने 5 न्यूटन पर इसको किया, इस बॉक्स को 5 न्यूटन जब हमने फोर्स अप्लाई किया, जब हमने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ से फ्रिक्शन जो था, फ्रिक्शनल फोर्स जो था वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाया। ठीक, तो अब क्या हुआ? ये वाला जो F1 फोर्स था वो बढ़ गया किससे? F2 फोर्स से, है ना। तो यही तो हुआ कि यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लग गया और यहाँ पे 5 न्यूटन तक नहीं आ पाया फ्रिक्शनल फोर्स। तो उस समय क्या हुआ? उस समय ये हुआ कि ये जो बॉक्स था ये मूव कर गया, है ना। तो
आपने कभी देखा है ना कि जब बहुत भारी बॉक्स होता है, बहुत हैवी बॉक्स होता है, या बहुत हैवी टेबल होती है, या कोई भी बहुत हैवी ऑब्जेक्ट होता है, तो जब हम उस पर पुश करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमें शुरू में कितना पुश करना है। तो हम हल्का सा करते हैं तो वो नहीं मूव करता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा देर से पुश करते हैं तो वो हिल जाता है। तो वो इसकी वजह से होता है। तो अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे धीरे धीरे जब हमने फोर्स जो अप्लाई कर रहे थे जब हम फोर्स यहाँ पे बढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पर भी फ्रिक्शनल फोर्स जो था, जो स्टैटिक फ्रिक्शन था, वो भी बढ़ रहा था, है ना। जब हमने 1 न्यूटन किया तो ये 1 न्यूटन हुआ, जब हमने यहाँ पे 2 न्यूटन किया तो ये भी 2 न्यूटन हो गया, और ऐसे धीरे धीरे करते करते फोर्स बढ़ता गया। लेकिन आप यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि जब यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई किया तो इधर क्यों नहीं फ्रिक्शनल फोर्स जो था, स्टैटिक फ्रिक्शन था, वो 5 न्यूटन का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले तो बढ़ रहा था, पहले 1 न्यूटन हुआ तो इधर भी हो रहा था, यहाँ पे हमने 2 न्यूटन किया तो यहाँ भी हो रहा था, फिर 3 किया तो भी 3 यहाँ पर भी हो रहा था। और ऐसा करते करते जब 5 न्यूटन तक हम आए तो क्या हुआ, यहाँ पर 5 न्यूटन तक नहीं बढ़ा। तो ये क्वेश्चन है ना कि यहाँ फिर क्यों नहीं बढ़ा? तो वो इसलिए नहीं बढ़ा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो एक लिमिट तक आगे बढ़ता है और उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने फर्दर क्लास में पढ़ोगे, बस आप अभी यहाँ ये समझ लो कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक लिमिट तक बढ़ता है और उसके बाद वो नहीं बढ़ता है। तो हम यहाँ से तो हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला F1 फोर्स जो था वो F2 फोर्स से ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब फिर इस वक्त जो ये था बॉक्स ये मूव कर गया। ठीक, तो आप समझ में आया कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो और उसको जब हम मूव कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट किस पे आ गए? नेक्स्ट आ गए हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे। अब ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट के टाइम पे लगने वाला फ्रिक्शन होता है। जब कोई भी चीज मूव कर रही होती है, स्लाइड कर रही होती है, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, कोई हैवी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो उस समय जब हम उसको पुश करते हैं तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ज्यादा एनर्जी लगती है। लेकिन जब वो मूव कर रहा है, ऑलरेडी मूवमेंट में है, उस समय जब हम उसको आगे और मूव कराएंगे तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि कम एनर्जी लगती है। आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि कोई चीज़ जो मूव कर रही है उसको आप पुश करो तो आपको कम एनर्जी लगेगी। होता है ना ऐसा? तो ऐसा क्यों होता है? अभी बताती हूँ मैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मैंने अपनी पिछली क्लासेस में आपको बताया कि जो फ्रिक्शन होता है वो क्यों होता है, फ्रिक्शन क्यों लगता है। फ्रिक्शन इसलिए लगता है कि मान लो हमारे पास ये एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है और इसके ऊपर हमने एक बॉक्स है, ये जो ये हम मूव करा रहे हैं। ठीक, क्लियर? अब मैंने क्या बताया था पहले की क्लासेस में कि इन दोनों सरफेसेस में इर्रेगुलरिटीज होती है, चाहे ये रफ हो चाहे ये स्मूथ हो। रफ होगा तो ज्यादा इर्रेगुलरिटीज होगी और स्मूथ होगा तो कम होगी, लेकिन इर्रेगुलरिटीज तो होंगी ही होंगी। तो जो ये दोनों के, जैसे मान लो ये वाला सरफेस है, इसमें इर्रेगुलरिटीज है और इसमें इर्रेगुलरिटीज है, ठीक है। अब ये दोनों जो इर्रेगुलरिटीज हैं, इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को इंटरलॉक कर लिया है, तो कर लिया ना इंटरलॉक। अब इसकी जो इर्रेगुलरिटी है, इसकी जो इर्रेगुलरिटी है, जब इसके ऊपर रहेगा तो ये दोनों इंटरलॉक कर लेंगे एक दूसरे को। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसको ही तो हम फ्रिक्शन कहते हैं, इसको ही हम फ्रिक्शन कहते हैं, है ना। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक कंडीशन है, मतलब रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो इस पे इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी दोनों सरफेस में, कि ये इसके ऊपर रखा हुआ है तो यहाँ पर इंटरलॉकिंग इन दोनों के सरफेस में ज्यादा होगी। लेकिन जब ये मूव करेगा, मतलब जब ये स्लाइड करेगा, तो क्या होगा, जो इंटरलॉकिंग है वो कम होगी, क्योंकि जो सरफेस है वो दूसरे सरफेस के ऊपर चल रहा है ना, ऐसे स्लाइड कर रहा है। इसका मतलब जो इंटरलॉकिंग है दोनों सरफेसेस के बीच में वो कम हो जाएंगी, है ना, स्टैटिक के प्रोपोर्शन में। स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसमें क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट रुके हुए हैं तो उसमें इर्रेगुलरिटीज आपस में इंटरलॉक अच्छे से हो जाएंगी। लेकिन जो स्लाइड करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगा, तो क्या होगी, जो इनकी इंटरलॉकिंग होगी वो उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी कि स्टैटिक फ्रिक्शन में थी। ठीक, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा, है ना। तो ये चीज है
जो हम समझ गए इंटरलॉकिंग की वजह से कैसे फ्रिक्शन कम और ज़्यादा होता है। जिस सरफेस पे ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी जिन दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के बीच में, उस पर ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। जिनमें इंटरलॉकिंग कम होगी जिन दो सरफेसेस के बीच में, उनमें फ्रिक्शन कम होगा। ठीक, तो अब समझ में आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब एक थर्ड फ्रिक्शन कौन सा है? रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? तो इसको समझने के लिए हम एक समझेंगे व्हील। आपने सबने देखे होंगे व्हील, है ना? लगेज में लगे होते हैं व्हील, कार्स में लगे होते हैं, बहुत सारे व्हील्स तो सब जानते होंगे व्हील्स के बारे में, है ना? अब ये व्हील्स क्यों लगे होते हैं? जब किसी सरफेस को, अब आप ये समझो कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जब किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज रोल की जाती है, किसी ऑब्जेक्ट को रोल किया जाता है, तो जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम लगता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या हुआ? रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो सबसे कम लगने वाला फ्रिक्शन है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन से भी कम होगा और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम समझते हैं कैसे। तो आप समझ लो, मान लो मैंने यहाँ पर एक सरफेस बनाया, ठीक है, एक सरफेस है और इसके ऊपर ये व्हील है। ये क्या कर रहा है? ये इस सरफेस पे रोल कर रहा है ना? ये क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। ठीक, अब क्या हो रहा है इसमें? आप देखो जो सरफेस, दोनों सरफेस, ये जो सरफेस है और इसका जो सरफेस है, ये सरफेस और इसका जो सरफेस है, इन दोनों का कांटेक्ट कितना कम है? कम है ना? बहुत कम कांटेक्ट कर रहे हैं दोनों सरफेस। इसका मतलब इनमें जो इंटरलॉकिंग है वो बहुत कम है। दोनों सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग कम हुई ना, जैसे मैंने पहले बताया था कि इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो इररेगुलरिटीज हैं, उनमें जो आपस में इंटरलॉकिंग है वो बहुत कम हो रही है। तो मैंने बताया था आपको कि जितनी कम इंटरलॉकिंग होगी सरफेसेस के बीच में, उतना ही कम जो होगा वो फ्रिक्शन लगेगा। जिसमें ज्यादा, जिनके सरफेस में ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी उसमें ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, जिसमें कम इंटरलॉकिंग होगी उसमें कम फ्रिक्शन लगेगा, है ना? तो जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या हो रहा था कि जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पे था, तो पूरा सरफेस, जो एक ऑब्जेक्ट का, मान लो बॉक्स का सरफेस जो था वो रोड के सरफेस या टेबल के सरफेस से जिसके भी ऊपर रखा था उस सरफेस पे रुका हुआ था वो, है ना? तो इंटरलॉकिंग बहुत अच्छे से थी। और स्लाइडिंग में स्लाइड कर रहा था तो उतनी अच्छी इंटरलॉकिंग नहीं थी। और इसमें क्या हो रहा है? रोल कर रहा है, मतलब सरफेस का कांटेक्ट ही बहुत कम हो रहा है। तो जब सरफेस का कांटेक्ट बहुत कम हो रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो जो इररेगुलरिटीज है उनके बीच में, उनका भी कांटेक्ट बहुत कम होगा, मतलब उनकी इंटरलॉकिंग बहुत कम होगी। इसलिए जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज्यादा कम होता है। क्लियर? तो ये हो गया रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो आपने देखा है ना कि जब हम कहीं पर ट्रेन में जाते हैं या स्टेशन पे जाते हैं तो लगेज में क्या होते हैं, या वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हम लोग लगेज में क्या लगाते हैं? व्हील होता है ना, ब्रीफ केस के नीचे व्हील्स लगे होते हैं ना, तो उसको तो आराम से कोई बच्चा भी उसको रोल करके ले जाए, मतलब उस लगेज को ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि व्हील्स की वजह से रोलिंग फ्रिक्शन लगता है और रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे कम होता है। क्लियर? तो अब हमने क्या क्या समझ लिया? स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड देन रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, अब हम किस पे आ गए? अब हम आ गए फ्लूइड फ्रिक्शन। अब ये फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? तो इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि पहले हमने क्या देखा कि जो भी कोई फ्रिक्शन लग रहा था, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो या स्लाइडिंग हो या रोलिंग हो, तो वो दो सॉलिड सरफेसेस के बीच में हो रहा था, है ना? दो सॉलिड सरफेस थे ना। अगर बॉक्स है या टेबल है या रोड है, रोड के ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी समझ लो, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो स्लाइड कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्या थी? वो सॉलिड थी। तो अभी तक हम जितने भी फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे थे वो दो सॉलिड सरफेसेस के बारे में बात कर रहे थे, दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ्लूइड होता क्या है। फ्लूइड है उसे हम साइंस में क्या कहते हैं? गैसेस और लिक्विड्स। ठीक, तो जितनी भी गैसेस और लिक्विड्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं फ्लूइड। क्लियर? तो अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया फ्लूइड क्या होता है। अब हम समझेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? तो आपने कभी देखा है कि जब आप साइकिल चलाते हो, ठीक है, साइकिल चलाते हो और किस डायरेक्शन में? अपोजिट टू फ्लो ऑफ एयर, मतलब जिस तरफ से हवा बह रही है उसके जब अपोजिट डायरेक्शन में आप, मतलब इधर से एयर बह रही है और इधर से आप क्या कर रहे हो? साइकिल चला रहे हो,
तो आपको क्या लगता है, आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, आपको ज़्यादा तेज़ से पैडल मारने पड़ते हैं, है ना। और अगर आप एयर के डायरेक्शन में करोगे तो आपको थोड़ा कम पैडल मारना पड़ेगा और थोड़ी कम एनर्जी की ज़रूरत होगी, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम साइकिल चला रहे हैं तो उधर से एयर का क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि एयर क्या है, एयर गैस है, तो एयर क्या है, तो एयर भी एक फ्लूइड। तो जब इधर से एयर का प्रेशर लग रहा है, फ्रिक्शन लगा रही है एयर, फोर्स लगा रही है फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है एयर, तो क्या हो रहा है, इधर से साइकिल, तो हमको उसको ओवरकम करने के लिए, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है पेडल चलाने के लिए, है ना। तो ये हो गया हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन का एक एग्जाम्पल, है ना। और इसी तरीके से जब आप एरोप्लेन में जाते हो, हवाई जहाज में जब आप आसमान में उड़ते हो, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त भी क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का जो उधर से एयर का जो है वो प्रेशर लगता है किस पे, एरोप्लेन पे, ठीक। तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक। तो फ्लूइड फ्रिक्शन जो, तो इसे भी हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के, और फ्लूइड के नेचर पे डिपेंड करता है कि फ्लूइड किस टाइप का है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम वाटर में जाते हैं, है ना, वाटर में जब हम जाते हैं तो वाटर भी उस ऑब्जेक्ट पे, मान लो हम शिप पे जा रहे हैं, तो जो वाटर है उस शिप पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। तो इसीलिए इन सारे ऑब्जेक्ट्स का एक शेप स्ट्रीमलाइन शेप होता है। क्यों? कि इस फ्रिक्शन को वो ओवरकम करना चाहते हैं, कि मतलब कम से कम एनर्जी लगे इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये शेप कहाँ से आया, नेचर से, कि साइंटिस्ट ने देखा कि नेचर में जैसे बर्ड्स होती हैं तो उनके शेप को देख के क्या बना, एरोप्लेन बना। ऐसे ही वाटर में फिश, तो उनको उनके शेप को देख के क्या बनी, उनके शेप को देख के शिप बनाई गई, ठीक। तो ये जो सारे शेप है, इसकी वजह से क्या किया जाता है, फ्रिक्शन को, जो फ्लूइड की तरफ से फ्रिक्शन लगता है उसको कम किया जाता है। तो अभी आपको फ्लूइड फ्रिक्शन समझ में आ गया अच्छे से। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या हो गया, तो फ्लूइड फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन हो गया जो कि गैसेस और लिक्विड से लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो अब हमने सारे फ्रिक्शंस के बारे में समझ लिया। किसके बारे में, सबसे पहले हमने समझा स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, फिर स्लाइडिंग, देन रोलिंग, और लास्ट में फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। अब हम आ गए इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन पे। तो अब ये क्या है, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो जैसे मैंने फ्रिक्शन के बारे में बताया कि सारे ऑब्जेक्ट्स पे फ्रिक्शन लगता है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी नीड्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम भी कर सकते हैं और फ्रिक्शन को ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्रिक्शन को हम कम कैसे करते हैं। तो जैसे आपने कभी देखा है कि जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, इसका एक एग्जांपल कि आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो आप कैरम बोर्ड पे क्या डाल देते हो, पाउडर डाल देते हो ना। क्यों डालते हैं पाउडर, इसलिए डालते हैं कि हमको फ्रिक्शन को कम करना है ना, इस जिससे कि आराम से जो उस पर गोटियाँ होती हैं वो आराम से स्लाइड कर सके, जिससे हम आराम से कैरम खेल सके। इसलिए हम उस पर क्या डालते हैं, पाउडर डालते हैं, जो क्या होता है, जो कि बोरिक पाउडर होता है, ठीक। ये एक एग्जाम्पल हो गया फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का। इसी तरीके से जब आप दरवाजे, डोर पे, कभी कभी आपको देखा ना, घर में डोर पे आप दरवाजा खोलो बंद करो तो बीच में आवाज आने लगती है, वो क्यों होती है, वो फ्रिक्शन की वजह से होती है ना। तो उस वक्त क्या करते हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं, ऑयल डाल देते हैं थोड़ा सा, तो इससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है और आवाज कम हो जाती है, और जो डोर होता है वो इजिली खुलने और बंद करने लगते हैं, ठीक। तो फ्रिक्शन से ये भी होता है, फ्रिक्शन से क्या होता है, चीजें खराब भी होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से सरफेस जब ज़्यादा रब होत करते हैं एक दूसरे को, तो क्या होता है, चीज़ें खराब होने लगती हैं, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मशीन्स होती हैं, आपने देखा होगा ना कि कभी कभी कहते हैं कि इसमें लुब्रिकेंट डाल दो, ऑयल डाल दो। क्यों? इसलिए डाला जाता है कि जो फ्रिक्शन है उसको हम कम कर सकें, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब दो सरफेस है ना, मान लो ये दो सरफेस है, ये दो सरफेस है, इन दोनों के बीच में इरेगुलरिटीज है, जैसे मैंने पहले बताया ये, तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक ऑयल की लेयर डाल दी, ऐसी, ये हो गई ऑयल की लेयर। तो ये इसने क्या किया, इन दोनों के बीच के कांटेक्ट को कम कर दिया, मतलब ऊपर वाले सरफेस के जो इरेगुलरिटी है और नीचे वाले सरफेस की जो इरेगुलरिटी है उनके कांटेक्ट को कम कर दिया, मतलब उनकी इंटरलॉकिंग को कम कर दिया। तो जब उनकी इंटरलॉकिंग को कम कर देगा ये लुब्रिकेंट या ऑयल, तो क्या होगा, फ्रिक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा।
तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। जैसे कि मशीन्स में हम बॉल बेयरिंग लगाते हैं, है ना, तो बॉल बेयरिंग भी जो होती है वो भी फ्रिक्शन को कम कर देती है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि फ्रिक्शन को बढ़ाया कैसे जाता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम समझते हैं कि मान लो जैसे आपने शूज़, सबने आपने शूज़ तो देखे ही हैं, तो शूज़ के जो सोल होते हैं, मतलब जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसमें आपने देखा ना कुछ कुछ डिज़ाइन से होते हैं, बने होते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ में भी, नॉर्मल शूज़ में भी। तो कभी आपने सोचा कि ये क्यों बने होते हैं? तो ये इसलिए बने होते हैं कि ये फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं, है ना, कि जिससे जो रोड पे, जब हम रोड पे दौड़े या चले तो हमारी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी सी बनी रहे, है ना। तो इसलिए जो इस पे क्या होते हैं, इस पे डिज़ाइन होते हैं शूज़ के ऊपर कि दोनों की जो इरेगुलरिटीज़ है वो अच्छे से लॉक हो जाए सरफेस पे और हमारी ग्रिप जो है इस पे बनी रहे जहाँ पर भी हम चलें। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। अगर आप मान लो जैसे कि आप चल रहे हो और आपके जो शूज़ हैं वो एकदम चिकने हो गए, मतलब ख़राब हो गए उसके सोल, तो क्या होगा, हमें स्लिप करने का डर लगेगा। हम स्लिप कर सकते हैं क्योंकि वो जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ हो गया। ठीक, इसी तरीके से आपने देखा है जो टायर्स होते हैं, ट्रक के टायर्स, कार्स के, बसेस के, तो उसमें भी कुछ डिज़ाइंस होते हैं ना, तो वो क्या होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रेडेड। इसका क्या मतलब है, और वो भी डिज़ाइंस किस लिए होते हैं, वो डिज़ाइंस भी इसीलिए होते हैं कि जो ट्रक हैं या कार्स हैं और या बसेस हैं, तो वो क्या, उनकी ग्रिप जो है रोड पे बहुत अच्छी बनी रहे और वो स्लिप ना हो, है ना, तो फ्रिक्शन बढ़ जाए। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो ये हैं कि हम अपनी नीड के हिसाब से फ्रिक्शन को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, है ना। तो कभी आपने देखा है, आप तो बच्चे कबड्डी खेलते हैं ना, कबड्डी प्लेयर, कभी कबड्डी खेला है, तो उसमें क्या करता है, जब एक टीम से दूसरी टीम में कोई लड़का या बच्चे, कोई भी बच्चा, लड़का या लड़की, कोई भी बच्चे जब एक टीम से दूसरी टीम में जाते हैं खेलने के लिए, तो क्या करते हैं, अपने हाथों पे क्या करते हैं, सॉइल को रब कर लेते हैं, मिट्टी उठाते हैं और लगा लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों इसलिए करते हैं कि जब दूसरी टीम के लोग उसे पकड़े तो वो आराम से उनको पकड़ सके, है ना, उनका हाथ जो है वो स्लिप ना हो, दूसरी टीम में जाए तो उसको आराम से पकड़ सके दूसरे बच्चों, है ना, तो ग्रिप अच्छा बना रहे, तो इसलिए भी ये होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम फ्रिक्शन को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें फ्रिक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बता दी हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं, तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे। और आपको क्या करना है, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन दबाना है, जिससे कि आपको ये मेरे जो सारे वो हैं वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले मिलता है ना। और क्या करोगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे जिससे और बच्चे भी इसको देख सकें, है ना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।